हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आज हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के दूसरे क्लास को आज यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप इंडस्ट्रियल सेक्टर पार्ट 1 मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के पहले वाले क्लास को आप देख लें, ताकि आप लोग इस क्लास को इजीली कनेक्ट कर पाएँ। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। और आप इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियोस पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास इंडस्ट्रियल सेक्टर पार्ट 2। ये है हम लोग का टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब ये सारे टॉपिक्स को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, पीरियड सिंस 2002-2003, पीरियड पोस्ट 2011 टिल नाउ और इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया, जो भी आपका 1991 के पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत ने अडॉप्ट किया था। और लास्ट है आपका टॉपिक ऑफ द डे। तो मैंने बताया है कि ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग हर एक क्लास में एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आज का पहला टॉपिक है ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ग्राफ के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ग्रोथ रेट 5 ईयर प्लान के बेसिस पे देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 7th 5 ईयर प्लान जो था, उसमें ग्रोथ रेट आपका अराउंड 8% तक था। उसके बाद दो एनुअल प्लान्स आए, मतलब 1990 से लेकर 1992 के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग को स्लाइट रिडक्शन देखने को मिलेगा ग्रोथ रेट में। उसके बाद 8th प्लान जो था, उसमें और ज्यादा रिडक्शन देखने को मिला एज कंपेरिजन टू 7th 5 ईयर प्लान। और 9th 5 ईयर प्लान जो था, उसमें भी और रिडक्शन देखने को मिला, अगर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं 8th 5 ईयर प्लान के बेसिस पे तब। तो ये जो रिडक्शन हुआ है ग्रोथ रेट में, ये ऐसा क्यों हुआ है? तो इसके कुछ कारण होंगे। तो इसका सबसे पहले कारण ये था कि हम लोगों ने एक्सपोजर टू एक्सटर्नल सेक्टर पोस्ट रिफॉर्म, मतलब रिफॉर्म के बाद हम लोगों ने एक्सटर्नल सेक्टर को एक्सपोजर किया, तो ये आपका सबसे पहला कारण हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने आईएमएफ का स्ट्रक्चरल प्रोग्राम को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम लोग को मैसिव कट डाउन देखने को मिला। इंडियन कैपिटल मार्केट जो था, उसका जो डेवलपमेंट था वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुका था। तो ये इसका कुछ कुछ कारण था। नेक्स्ट क्या था कि जो पावर का जो अवेलेबिलिटी था, वो बहुत ही ज्यादा इनएडिक्वेट था। ट्रांसपोर्टेशन में बॉटलनेक्स हम लोग को देखने को मिल रहा था। वीक पोर्ट्स और रोड्स थी, जिसके वजह से हम लोग को ग्रोथ रेट में घटाव देखने को मिला इंडस्ट्रियल सेक्टर में। उसके बाद एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो था, वो भी बहुत ज्यादा लो हो चुका था, जिसकी वजह से रूरल डिमांड जो था वो कोलैप्स हो गया था। उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर जो था, उसमें भी हम लोग को स्लो ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, वो एक्सटर्नल कंपटीशन के साथ विथ स्टैंड नहीं कर पा रहे थे। तो ये कुछ कारण था जिसके वजह से हम लोग को स्लो ग्रोथ देखने को मिला इंडस्ट्रियल सेक्टर में। नेक्स्ट है पीरियड सिंस 2002 से लेके 2003। तो ये जो पीरियड था, इसमें हम लोग को शार्प रिकवरी देखने को मिला, या हम लोग बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग को वापस से मतलब कि रिवाइवल देखने को मिला। 10th और 11th 5 ईयर प्लान था, इसमें हम लोगों ने हाई ग्रोथ रेट विटनेस किया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो ये बेसिकली क्यों हुआ था? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ था, जिसकी वजह से 10th 5 ईयर प्लान में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिला। एक सिग्निफिकेंट एक्सलरेशन भी हम लोग को कैपिटल गुड सेक्टर में भी देखने को मिला, क्योंकि कैपिटल गुड सेक्टर जो है, वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर था ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में। 11th 5 ईयर प्लान के दौरान ग्रोथ रेट जो था वो 8% था, लेकिन ये आपका कोलैप्स हो गया, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था 2008 में। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हुई थी इस पीरियड के दौरान। फिर हम लोग टेबल के बेसिस पे देख लेते हैं, तो 2002 से लेकर 2010 तक का यहाँ ग्रोथ रेट यहाँ पे ईयर वाइज मेंशन है कि ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसा रहा। तो अगर हम लोग 2002 और 2010 के ग्रोथ रेट को अगर कंपेयर करें, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2010 में जो ग्रोथ रेट हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा कम है, अगर हम लोग 2002 के ग्रोथ रेट से अगर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं तो। उसी तरह हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 5 ईयर प्लान के बेसिस पे देखते हैं, तो 8th 9th 10th और 11th 5 ईयर प्लान यहाँ पे दिया हुआ है। तो 8th 5 ईयर प्लान जो है और 11th 5 ईयर प्लान जो है, वो स्लाइटली सिमिलर है, मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है
यहाँ पे हम लोग को सिमिलर देखने को मिला है। नेक्स्ट है पीरियड पोस्ट 2011 टिल नाउ। तो 2011 के बाद क्या हुआ कि जो एक्सपोर्ट का जो डिमांड था, मतलब डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज में, मतलब कि भारत से जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्री में, उसका जो डिमांड था वो वीक हो गया था, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था 2008 के समय में। तो उसका इम्पैक्ट हम लोग को थोड़ा थोड़ा 2011 के बाद भी देखने को मिला था। हाई इन्फ्लेशन के वजह से आरबीआई ने हाई इंटरेस्ट रेट मेंटेन कर कर रखा था भारत में, मतलब कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से आरबीआई को हाई इंटरेस्ट रेट मेंटेन करना पड़ा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि डोमेस्टिक डिमांड था, उसमें भी हम लोग को स्लो डाउन देखने को मिला। मतलब ये सारा चीज जितना भी अभी प्रोविजन हम लोग यहाँ पे या जितना भी पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये पोस्ट 2011 है। नेक्स्ट फिर क्या हुआ कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, उसमें भी स्लो डाउन देखने को मिला, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर ने किया था उसमें जो रिटर्न्स था वो बहुत ही वीक था, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को स्लो डाउन देखने को मिला प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। एनपीए जो था वो बढ़ रहा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वीक क्रेडिट और लेंडिंग हो गया, मतलब कि बैंक्स जो क्रेडिट और लेंडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे उसमें हम लोग को वीकनेस देखने को मिलने लगा। प्राइवेट सेक्टर के पास जो भी पास्ट प्रोजेक्ट था, मतलब कि जो भी क्या कहते हैं पहले जो भी प्रोजेक्ट्स उनको मिला था प्राइवेट सेक्टर को, उसमें भी यहाँ पे हम लोग को फेलियर देखने को मिला है इस पीरियड के दौरान। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा रिलक्टेंस शो करता है, क्या कहते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि उसको उसके पास एक स्टैंड था कि उसको मेंटेन करना था, लो फिस्कल डेफिसिट जो हो चुका था। उसके बाद ग्लोबल रिकवरी में भी अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पे मिला है इस पीरियड के दौरान। उसके बाद प्राइस जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का है वो भी आपका मतलब कि रिमेन लो ही रहा, मतलब लो रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका रूरल इकोनॉमी जो था वो आपका यहाँ पे कोलैप्स कर जाता है। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है जो क्या कहते हैं कि इस पीरियड के दौरान आपका हुआ है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया, वो भी कब, 1991 से पहले। तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने एक अप्रोच अडॉप्ट किया जिसके तहत वो भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना चाहता था। तो जिसके वजह से कुछ कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हो पाए। तो उनमें से कुछ कुछ पॉलिसी ये है, जैसे कि पहला है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, उसके बाद मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजिम 1980 एंड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो इन जितने भी पॉलिसीज और रिजोल्यूशन क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया जाए, हम लोग एक एक करके थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। तो सबसे पहला कैटेगरी है वो इंडस्ट्री जिनके साथ स्टेट मोनोपोली है, जैसे कि आर्म्स हो गया, एम्यूनिशन हो गया, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेल ट्रांसपोर्ट, इन सभी लोगों को इंक्लूड किया गया। उसके बाद मिक्स्ड सेक्टर जैसे कि कोल हो गया, आयरन स्टील हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, इन लोगों को भी इंक्लूड किया गया। गवर्नमेंट कंट्रोल सेक्टर 18 इंडस्ट्रीज जिनका क्या कहते हैं जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है उनको भी इंक्लूड किया गया, जो कि आपका गवर्नमेंट कंट्रोल सेक्टर है। उसके बाद जितने भी इंडस्ट्रीज जो कि आपका जो मैंने 3 कैटेगरीज बताया उसमें इंक्लूडेड नहीं है उनको ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो ये आपका 4 कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। तो इसमें क्या हुआ कि क्या कहते हैं ग्रोथ रेट जो है वो एक्सेलरेट करता है, और जो पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका भी गति को यहाँ पे बढ़ा दिया गया। सबसे पहला प्रोविजन इसका ये था। दूसरा तो मतलब इसका आउटकम ही एक तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये जो भी रिजोल्यूशन यहाँ पे पास हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया और मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप किया है यहाँ पे। और जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि बिजनेस जो है वो फ्यू हैंड्स में ही कॉन्सेंट्रेट करता था, तो उसको भी यहाँ पे प्रिवेंट किया गया और मोनोपोलीज को क्रिएट करने के लिए कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी अपनाए गए। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 जो कि कंटिन्यूड है। यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर को भी एक्सपैंड किया। उसके बाद इनकम और वेल्थ के टर्म्स में जो भी डिस्पैरिटीज था उनको रिड्यूस किया गया, और हम लोग कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव सेक्टर को भी यहाँ पे डेवलप किए। तो ये यहाँ पे इसका 6 पॉइंट्स है जो कि आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के अंदर आता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 थी, लेकिन उसको अब हम लोग थोड़ा मतलब उसको कुछ डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका मोनोपोली ऑफ द स्टेट।
तो इसमें आपका 17 इंडस्ट्रीज को चूज किया गया जो कि एक्सक्लूसिवली क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए चूज किया गया है, जैसे कि आर्म्स एंड इम्यूनिशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवे हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, क्या कहते हैं इनको हम लोग मोनोपोलीज ऑफ द स्टेट में इंक्लूड किए। उसके बाद दूसरा डायमेंशन है आपका मिक्स्ड सेक्टर, तो इसमें हम लोगों ने 12 इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया है, जैसे कि आपका मिनरल इंडस्ट्रीज हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, मशीन टूल हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया। तो ये सब कुछ कुछ इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे 12 इंडस्ट्रीज है जिनको हम लोगों ने मिक्स्ड सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया है। थर्ड है आपका प्राइवेट सेक्टर, तो जितना भी इंडस्ट्रीज आपका ऊपर के जो दो कैटेगरीज है जो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है वो सारे इंडस्ट्रीज अब प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूडेड है। तो ये 3 सेक्टर्स है जो कि आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के तहत आपका मेंशन्ड है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1951। तो इसमें क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन जो भी हो रहा था उसको रेगुलेट किया गया 5 ईयर प्लान के बेसिस पे। इसके सबसे पहला प्रोविजन इसका यही है। दूसरा, स्मॉल स्केल इंटरप्राइज को लार्ज स्केल इंटरप्राइज से यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया। उसके बाद जो भी मोनोपोलीज या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनरशिप कुछ लोगों के मतलब कुछ हाथों में क्रिएट जो हो रहा था उसको भी यहाँ पे प्रिवेंट किया गया। तो ये कुछ कुछ इसके प्रोविजंस हैं इस एक्ट के। नेक्स्ट क्या हुआ कि एक क्या कहते हैं ग्रोथ और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बीच एक बैलेंस क्रिएट किया गया। उसके बाद क्या कहते हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल और रेगुलेट यहाँ पे किया जा रहा है, और उसके बाद एक बैलेंस्ड ग्रोथ को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट पास हुआ था इनके कुछ कुछ यही प्रोविजंस थे। अब मेजर प्रोविजंस इस एक्ट के हम लोग देख लेते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे 3 डायमेंशंस में देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका रजिस्ट्रेशन, मतलब कि पब्लिक या प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो जो भी हो उनको मैंडेटरी है कि उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर बिजनेस एक्सपैंड करना है तो उनको लाइसेंस और परमिशन दोनों लेना होगा, और ये सभी प्रकार के मेजर्स को कंटेन करते हैं जो कि आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कर्ब करता है। नेक्स्ट डायमेंशन है आपका मॉनिटरिंग। तो लाइसेंस ग्रांट होने के बाद ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर किया जाए। अगर इंडस्ट्रियल यूनिट क्या कहते हैं एक अप टू द मार्क अगर नहीं है, मतलब कि इंडस्ट्रियल यूनिट अगर कुछ भी क्या कहते हैं एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो अगर अप टू द मार्क नहीं रहता है तो गवर्नमेंट जो है वो इंक्वायरी सेटअप कर सकता है उस यूनिट के अगेंस्ट में। तो ये आपका मॉनिटरिंग डायमेंशन के अंदर आता है। थर्ड है आपका कैंसलेशन। तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो लाइसेंस जो ग्रांट किया है इंडस्ट्रियल यूनिट को उसको कैंसिल कर सकता है अगर इंडस्ट्रियल यूनिट आपका कोई भी रॉन्गफुल बिहेवियर में अगर इंडल्ज हो तो या इंगेज हो तो। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी लिबरलाइजेशन अडॉप्टेड इन 1980s। तो क्या कहते हैं इसका सबसे पहला प्रोविजन है कि जो लाइसेंस राज है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एग्जेम्प्ट किया गया, मतलब लाइसेंसिंग को थोड़ा एग्जेम्पशन दिया गया यहाँ पे। उसके बाद MRTP एक्ट और फेरा गाइडलाइंस मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का जो गाइडलाइंस है उसमें भी थोड़ा यहाँ पे हम लोग को रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। उसके बाद लार्ज रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज जो है उनको यहाँ पे डी लाइसेंस किया गया। तो ये कुछ कुछ प्रोविजन है आपका लिबरलाइजेशन जो हम लोगों ने 1980s में अडॉप्ट किया था। उसके बाद जो भी इंडस्ट्रीज आपका 90% ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करते हैं उनको हम लोगों ने बेनिफिट्स ग्रांट किया। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट ब्रांडेड इंडस्ट्री है, मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज को ब्रॉड कैटेगरीज में ब्रांड कर दिया। उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ सेल को प्रमोशन दिया गया ताकि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है मतलब कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इकोनॉमीज ऑफ सेल को प्रमोट किया गया ताकि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपका रिड्यूस हो पाए। नेक्स्ट है आपका बैकवर्ड एरियाज को भी डेवलप किया गया ताकि क्या कहते हैं, और वो भी कैसे किया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करके। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ, मतलब कि इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने इंक्रीज किया और प्रमोट किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ताकि आपका बैकवर्ड एरिया डेवलप हो पाए। उसके बाद इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया गया एक्सपोर्टर्स को और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को यहाँ पे अडॉप्ट किया। तो कुछ कुछ प्रोविजंस हैं आपका लिबरलाइजेशन का जो कि हम लोगों ने 1980s में अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ऑफ द डे। तो आज का टॉपिक है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि ये आपका सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है ताकि हम लोग इरिगेटेड राइस के प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे इंक्रीज कर सकें। इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि ये लो वाटर और लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब यहाँ पे जो इरिगेशन में जो पानी का जरूरत होता है वो बहुत ही कम होता है और लेबर इंटेंसिव भी मतलब कि उतना ज्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं है।
ये बेसिकली आपका 1981 में इनिशियली डेवलप किया गया था, वो भी आपका मेडागास्कर में। इसका कुछ कुछ बेनिफिट्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि वाटर कंजप्शन को ऑलमोस्ट ये 40% तक डिक्रीज कर दिया है। उसके बाद यील्ड जो होता है उसको भी 30% से ज़्यादा, मतलब 30%, ओवर 30% तक इंक्रीज किया है। और उसके बाद फार्मर्स का जो इनकम है उसको भी डबल करने में ये बहुत ज़्यादा सहायक है। कुछ और बेनिफिट्स देख लेते हैं, जैसे कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं इनको ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं इस सिस्टम को। उसके बाद जो भी एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस होता है उनको ईजिली ये टॉलरेट कर सकता है। तो ये इस सिस्टम के कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कन्वेंशनल राइस मैनेजमेंट जो था और अभी जो न्यू सिस्टम, मतलब कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड जो हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला यहाँ पे डायमेंशन है आपका सीड्स रिक्वायर्ड। तो कन्वेंशनल मेथड में आपका 50 से 60 केजी पर हेक्टेयर सीड लगता था, लेकिन ये जो न्यू मेथड है इसमें सिर्फ 5 केजी हेक्टेयर ऑफ सीड ही लगता है। उसके बाद दूसरा डायमेंशन है आपका ट्रांसप्लांटेशन का। तो कन्वेंशनल मेथड में ट्रांसप्लांट हम लोग ओल्डर सीडलिंग को ही करते थे, लेकिन एसआरआई मेथड में हम लोग यंग सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि ग्रोथ पोटेंशियल को हम लोग प्रिजर्व कर सकें। थर्ड डायमेंशन है आपका वाटर मैनेजमेंट का। तो हम लोग कन्वेंशनल मेथड में फ्लड इरिगेशन यूज करते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए, लेकिन एसआरआई मेथड में क्या होता है कि सॉइल को बस केवल मॉइस्ट ही रखना पड़ता है, यहाँ पे फ्लड इरिगेशन को यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोर्थ आपका डायमेंशन है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर कन्वेंशनल मेथड में यूज करते हैं, लेकिन एसआरआई मेथड में हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को भी यूज कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल। कन्वेंशनल मेथड में क्या कहते हैं, पेस्ट और डिजीज इंसिडेंस जो होता है वो बहुत ही हाई होता है, लेकिन एसआरआई मेथड में आपका पेस्ट और डिजीज इंसिडेंस जो है वो लो होता है। कन्वेंशनल मेथड में ऑर्गेनिक मैटर का जो अवेलेबिलिटी है वो लेस होता है, लेकिन एसआरआई में आपका ज़्यादा होता है। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अब इसी टॉपिक के रिलेटेड एक मेंस पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, स्लाइड्स में उसका डिफिनेशन दिया हुआ है। और हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। तो मैंने 5 पॉइंट्स मेंशन किया है, तो आप लोग और कुछ पॉइंट्स रिसर्च कर लीजिएगा या कुछ पॉइंट्स खुद से सोचिएगा, उसको लिखिएगा 150 वर्ड्स में, मतलब कि 2 पेज लिखना होगा। थैंक यू। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।